गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। बात करेंगे बजट की। जी हां, 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से टैक्स पेयर समेत देशवासियों को कई राहत मिलने की उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स की इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा दोनों वर्गों के लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि इस बार के बजट से आखिर वो क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। सुनिए। मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। आज हम पहुंचे हैं चांदनी चौक में। दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारियों से जानेंगे कि व्यापारी वर्ग के लोग इस बार जो बजट पास होगा उसमें उस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं और जीएसटी में किस तरीके की छूट चाहते हैं। कुछ व्यापारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है और यहाँ कितने समय से आप व्यापारी के तौर पर। श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है, जहाँ पे 27,000 से ऊपर व्यापारी व्यापार करते हैं, उसका मैं महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मोदी सरकार से इलेक्शन के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी है। कारण क्या है कि जिस तरीके से 2 बजट के अंदर जो है ना, व्यापारियों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। और किस तरीके की राहत चाहते हैं? देखो, एक तो इनकम टैक्स के अंदर हम चाहते हैं कम से कम हमारा जो है स्लैब जो है 10 लाख रुपए तक जो है होना चाहिए। एक जो है व्यापारियों को जो है मेडिकल के अंदर जो है सेवा जो है हेल्थ की, वो मतलब पूरी तरीके से जो पूरी उम्र टैक्स देता है सीनियर सिटीजन को, वो पूरी तरीके से सरकार उसके ऊपर देनदारी होनी चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए, जैसे बाहर देशों में भी होता है। जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहती है, क्या लगता है इस बार बजट में कुछ? देखो, जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब अरुण जेटली जी ने ये जीएसटी लेकर आए थे मोदी जी के उसमें, तो जब ये बात आई थी कि भाई उसका नाम का एक तो हम ना एक राष्ट्र एक स्लैब रखेंगे, वो चीज़ को जो है अभी सरकार उस पर एप्लीकेंट नहीं कर पाई है। क्योंकि कपड़े के अंदर ही हम ले, मैं जैसे कपड़े की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कपड़े के अंदर ले हम कोई 12% का स्लैब है, कोई 5% का स्लैब है, कई चीज़ों पे 18% का स्लैब है। रेडीमेड अलग है, कंबल अलग है, सोल अलग है, लेडी सूट अलग है, कोट पैंट का लिए कपड़ा अलग है। मतलब हर चीज़ को अलग अलग मतलब तरीके में रखा हुआ। देखिए, व्यापारी को तो अपनी इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने में सबसे बड़ी बात यह है कि ईज़ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एक टाइम था जब व्यापारी खासकर कपड़े के व्यापारी में कोई सेल्स टैक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था। व्यापारी अपना माल लाता था और अपने हिसाब से उसको बेच करके गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे देता था। अब कपड़े पे जब से जीएसटी के एम्बिट में आया है और उसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि छोटा व्यापारी को तो कंप्लायंस में ही उसको तकलीफ आती है। बड़ा व्यापारी तो उसको कंप्लाइन कर लेता है, छोटे व्यापारी को दिखाते हो ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। जबकि कपड़े का जो व्यापार है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो कपड़े के व्यापार में है, उसके अंदर हमें चाहिए। दूसरी बात यह है कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, नया नया था ये। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की, लेकिन आज जो कंप्लायंसेस में बहुत परेशानी आ रही है। आज शुरू में जो है जो परेशानियाँ आई, आज उसके जनरेटेड नोटिस आ जाते हैं। उन जनरेटेड नोटिस को जो है हम कंप्लाई करते हैं, उसकी कोई सुनाई नहीं है। अब वो नोटिस तो उन्होंने भेज दिया, डिमांड निकाल के भेज दी, उन्होंने पेंडिंग कर दिया। व्यापारी सोचता है कि भाई मैंने उसका जवाब दे दिया, उसका जवाब का पता ही नहीं है कि वो मेरा जवाब ठीक है नहीं है, क्या है कैसे है। अब वो 2 साल के बाद विद इंटरेस्ट जो है वो हमें इसको करेगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि सरकार जो व्यापारी है, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहना चाहता है, प्रोवाइडेड कि उसको ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस हो। टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जैसे आपको सब व्यापारियों ने बताई, जीएसटी के अंदर एक ही 5% का, क्योंकि कपड़ा एक ऐसा सेक्टर है, ये गवर्नमेंट का भी हित है इसके अंदर, जो आपको जो बेरोजगारों को जो रोजगार दिखाई देता है, जो इतना हो हल्ला नहीं मच रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही दे रहा है। आज
बेरोजगार लोग हैं, कोई घर में है तो यहाँ से थोड़ा बहुत माल ले जाते हैं, अपने बेच लेते हैं, थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। तो ये दबा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं देता, जो बेरोजगारी का इतना बड़ा। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी जो रोजगार दे रहा है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहा है। और उसमें भी कपड़ा जो है, कृषि के बाद हिंदुस्तान में कपड़ा ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर रोजगार मुहैया हो रहे हैं। पर मुश्किल यह है कि उनकी नज़र में दुकानदार जो है बहुत सामर्थ्यशाली है, चीज है, पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 10% लोगों को छोड़ के बाकी 90% लोग हैंड टू माउथ हैं। उनका कोई भी मुसीबत के वक्त आ जाए ऐसा कोई फंड नहीं है। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट किन लोगों को दे रही है, कभी बांट के दे रही है, कभी किसी को शेड्यूल कास्ट के नाम से दे रही है, कभी किसी को कुछ करके दे रही है, कभी किसी को कुछ करके दे रही है। पर जो ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, कभी उनके लिए बनाई कोई पॉलिसी कि भाई आपको ये मुहैया कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराएंगे या इंश्योरेंस मुहैया कराएंगे? कभी कुछ नहीं। अगर कोई नुकसान लग गया किसी व्यापारी को तो बस लग गया और वो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं टैक्सेशन के अंदर, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद से एक बार फिर। मैडम ऐसा है, कोरोना के अंदर जो है ना व्यापारी बिल्कुल टूट गया था और व्यापारी की स्थिति एंड टू माउथ आ गई थी और व्यापारी इतना परेशान है इस समय, और खासकर कपड़ा व्यापारी कि मतलब समझो जिसका जो भी व्यापार है वो व्यापार दिन प्रतिदिन डाउनफॉल पे ही है। तो एक तो व्यापारियों को जो कोरोना के अंदर टूट गए और फाइनेंस पोजीशन खराब हो गई, उनको जो है ना सरकार कोई ना कोई राहत पैकेज दे, और खासकर कपड़ा व्यापारियों को, क्योंकि कपड़ा जो है कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। और कपड़ा एक कपास के बीज डालने से लेकर और कपड़ा तैयार होने तक एक ही चीज़ जो है वो 100 से ज़्यादा जगह से निकलती है, जिससे जो है ना कितने बड़े मतलब सेक्टर को रोज़गार मिलता है। और उस रोज़गार को बढ़ाने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, और किसानों को कोई भी चीज़ होती है वो राहत दे देती है, परंतु जो मीडियम क्लास का व्यापारी है उसको राहत के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। मैं मतलब हमारी एसोसिएशन की तरफ से हम ये चाहते हैं, एक तो व्यापार प्रकोष्ठ बनाया जाए, जैसे उनको विभिन्न एसोसिएशनों को शामिल किया जाए जो व्यापारियों की समस्या को समझ सके, उनको बता सके। और जो बजट के अंदर जो है ना पहले एसोसिएशनों से है ना संपर्क करा जाए। वो ये लेते हैं कि मतलब जो फिक्की को बुला लेते हैं और बड़ी बड़ी एसोसिएशनों को बुला लेते हैं, वो 10, 5, 15, 20 जने बैठ के बजट का प्रारूप बना लेते हैं। आम जनता का वहाँ पे जो होता है वो नेगेटिव होता है, आम जनता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मीडियम क्लास या लो क्लास के प्रतिनिधियों को शामिल करने से क्या होगा, वो जो मीडियम क्लास और लो क्लास की समस्या है वो पता चलेगी, उसमें सुधार कर पाएंगे। उससे सुधार होगा तो आम जनता को भी बेनिफिट मिलेगा और सरकार को भी टैक्स भी फालतू मिलेगा, क्योंकि वो जनता के बारे में सोचेंगे तो जनता कहेगी हम पूरा टैक्स देंगे, किसी भी तरीके से देंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है, सरकार को खासकर एसोसिएशनों को साथ में लेकर है ना कोई ना कोई मीटिंग बुलानी चाहिए। 2 महीने में 3 महीने में बड़ी एसोसिएशनों को बुलाकर उस पर जो है ना सब चीज़ें समझनी चाहिए और आम आदमी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें। तो ये थी कुछ व्यापारी लोगों की से हमने जानने की कोशिश की कि उनकी इस बार के जो बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। बजट से बुजुर्गों को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी ने सीनियर सिटीजन से बातचीत की और जाना कि आखिर इस बार के बजट से किस तरह की वो उम्मीद कर रहे हैं। इस बजट से सबको अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ 2 सीनियर सिटीजन्स इस समय मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सर, इस बजट में हम चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा रिबेट्स मिलें। जितनी भी हम ट्रैवल करते हैं उसमें पहले रिबेट मिला करती थी रेलवे से, वो भी बंद हो गई है, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए 50% की रिबेट के। अभी पेंडेमिक में जो बंद हुआ था उसकी बात करें आप? जी, वो अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है, दोबारा स्टार्ट नहीं किया, तो उसको स्टार्ट किया जाए ताकि हम लोग ट्रैवल कर सकें। सेकेंडली,
हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें सीनियर सिटीजन को एडिशनल रिबेट मिलनी चाहिए। जैसे अभी मैं करीब 24,000 रुपये टैक्स देता हूँ, अगर मुझे 10% की भी एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगी तो 2500 रुपये मेरे पास हमारी फैमिली के लिए बहुत यूजफुल है एज रिटायर्ड पर्सन। तो मतलब साल का 25,000 24,000 जो उस पर आप चाहते हैं? हाँ जी, क्योंकि उसमें एडिशनल कुछ तो बचेगा ना, कि बाकी इनकम में अगर 10% की भी वेरिएशन आती है इनकम टैक्स में तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, वो 2500 रुपये हमारी फैमिली में काम आते हैं। 40 रुपये। सर आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बिजनेसमैन था, अब नहीं हूँ। मेरी फैक्ट्री थी केमिकल सैनिटाइज की हरियाणा में, तो वो अब किसी वजह से बंद हो गई। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्या है कि मेरी जो लैंड है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, और वो एक्वायर की थी 2005 में 19 साल 20 साल हो गए। मैं उसके लिए केस ही लड़ता चला जा रहा हूँ। एक तो उस लैंड का कुछ किया जाए, वो हमें वापस दी जाए, तो कि हमारे पास और कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई मेरे पास अब इनकम नहीं है, कोई मुझे कहीं से पेंशन नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं होता। इससे पहले हम लोगों को ट्रैवल में कंसेशन मिलता था 50%, वो अब 0% है, वो मिलता ही नहीं, बंद ही हो गया। वो किसी कोविड के टाइम में इन्होंने दिया था, बंद किया था, वो बंद हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास कोई एफडी के थोड़ी बहुत लोगों के पास है, उस एफडी को भी ये लोग उसमें जो टैक्स आता है उसमें भी काट लेते हैं, जो इनकम होती है, प्लस उसमें सिर्फ 0.5% का इन्होंने एडिशनल वो दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट हमें 2500 रुपये दे रही है, बताओ 2500 रुपये में क्या होगा? मुझे नहीं समझ आया था कि आज तक कि 2500 रुपये हालांकि मिलते हैं, लेकिन क्या उसमें हल होगा? कुछ नहीं होगा। दिल्ली की आज दूध छोड़िए, पानी भी नहीं मिलता 2500 रुपये में दिल्ली के। सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद की है कि पेंशन मिले? हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अच्छी पेंशन मिले, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर आता है रेलवेज, उसमें हमें कंसेशन दिया जाए। जो पहले था 50%, उसी को रिवाइव कर दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत कहीं हम लोग भी कहीं यात्रा कर सके, कोई किसी उसके पिलग्रिमेज पे जा सके। तो ये हम लोगों की रिक्वायरमेंट यही होती है। हमने पहले इनकम टैक्स भी दिए हैं, सेल टैक्स भी दिए हैं, एक्साइज भी दी है, ये सारे नंबर मेरे पास होते थे। लेकिन अब क्योंकि फैक्ट्री ही बंद हो गई, सरकार ने ही ले ली फैक्ट्री, तो हम उसमें कोई क्या कर सकता है? खत्म। मतलब आर्थिक रूप से अब कमजोर हो चुके हैं, तो अब टैक्स जो है वो ज्यादा न लिया जाए तो बेहतर होगा। मेन दो बातें थी, एक तो रेलवे में जो कंसेशन पहले मिलता था 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को, उसकी पूरी तरह से मांग की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार से पेंशन की मांग की जा रही है, ताकि किसी भी आर्थिक स्थिति से ये सामना कर सके। कैमरामैन संजय के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। वहीं बजट को लेकर हमारे सहयोगी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय गुप्ता से खास बातचीत की और जाना कि इस बार का बजट आम लोगों के लिए कैसा होगा। इस दौरान संजय गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश का ग्रोथ सही दिशा में हो रहा है, ऐसे में सरकार जनता का ख्याल रख सकती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बजट कैसा हो, एक आम इंसान की पहुंच कैसे उस बजट तक हो। ये समझने के लिए सबसे बेहतर हमें एक सीए है, और सीए से बेहतर इस बात को कोई समझा नहीं सकता। संजय गुप्ता जी सीए सर हमारे। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आम इंसान की पहले अगर हम बात कर लें तो उसकी लाइफ में अगर बजट जो आने वाला है, किस तरह का बजट हो ताकि उसकी लाइफ स्मूथ रहे, प्रॉपर वे में रहे। देखिए, एक आम आदमी ये उम्मीद करता है कि एक तो उसकी जो सेविंग्स जो हैं वो बढ़े, और जो इन्फ्लेशन की दर है वो कम हो, जिससे महंगाई की मार से जो है वो बच सके। तीसरा, उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है रोटी और कपड़े के बाद एक मकान की। हर आम आदमी का एक सपना होता है कि वो एक घर जो है वो खरीद पाए। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर जो है वित्त मंत्री जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर वो करते हैं तभी आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, जनरल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, और उसके साथ साथ जैसे ही इस पूरे साल के अंदर जो डॉलर के मुकाबले जो है रुपया करीब जो है 4% से ज़्यादा वीक हुआ है। इसके वीक होने से
जो आरबीआई ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं घटाया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो वित्त मंत्री जी से ये गुजारिश रहेगी कि लगातार इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो रिबेट आए, ताकि आरबीआई उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा सके और लोगों को पास फंड्स अवेलेबल रह सके। दूसरा, जो जरूरी चीजें हैं, जो खाद्य सामग्री है और इससे रिलेटेड चीजें हैं, उनके दामों के ऊपर जो है कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ताकि आम आदमी का जो बजट है वो ना बिगड़ पाए। और जहां तक हमारे हाउसिंग का सवाल है, तो जो पिछले सालों से लगातार सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसे बढ़ावा दें, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है जिसमें वो घरों का निर्माण लगातार करते हैं, इन दोनों ही स्कीमों को ज्यादा तरीके से और बेटर तरीके से और ज्यादा एग्रेसिव वे के अंदर चलाने की जरूरत है, क्योंकि ये स्कीम ऐसी है जिससे कि आम आदमी को घर मुहैया हो पाता है, और उसी के साथ साथ जो आम जनता और जो लेबर है उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जो है एक स्कोप खड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्या इस बजट में होगा कि दिल्ली वाले भी इसको सो जाएं और चुनाव का कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं? देखिए साहब, ये यूनियन बजट है। यूनियन बजट के अंदर दिल्ली के लिए कोई सेपरेट अनाउंसमेंट नहीं आती है। दिल्ली के लिए खाली बजट एलोकेशंस होती हैं कि जो स्टेट का शेयर है वो उसमें कितना रहेगा और कितना शेयर सेंटर के रेवेन्यू में मिलना है। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिबेट नहीं होती है कि वो दिल्ली के लिए आ गई है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट अपनी ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकती कि हम दिल्ली में कोई नया अस्पताल खोल रहे हैं, नई मेट्रो खोल रहे हैं, इस ढंग की कोई अनाउंसमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन आम आदमी को अगर उसने टैक्स में कोई रिबेट देनी है वो दे सकती है, किसानों को उसने कोई बेनिफिट देना है वो इसके अंदर अनाउंस कर सकते हैं। और एक खास तौर पे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, इस वक्त गवर्नमेंट का बड़ा जोर है कि निचले तबके को सोशल सिक्योरिटी नेट्स के अंदर दिया जाए। जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी काफी पॉलिसीज लाने की घोषणा हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट के अंदर एक बड़ा पिटारा जो है शायद खोला जाएगा, जिसके अंदर की सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स मौजूद हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, या इसके अलावा कारपेंटर्स हैं, इन सब के लिए जो पहले भी उनकी योजनाएं जो चल रही थी उनको ज्यादा मैसिव रूप से और बड़े रूप से उन्हें घोषणा की जाएगी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हर व्यक्ति को पूरे देश के अंदर असर करेंगी। आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने जैसा कि चर्चा शुरू में किया कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान की अगर हम बात करते हैं तो कई बैंक ऐसे हैं जो 12%, 10%, 13% इस टाइप के इंटरेस्ट का रेट ले रहे हैं, जबकि आरबीआई जो है वो फिक्स रेट लेने को बोलती है। तो लगता है कि इस बार लगाम भी लगेगा और जो रेपो रेट है वो कम किया जाएगा उसका। मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि सरकार जो है इस बार जो रेपो रेट है उसको कम करेगी। रेपो रेट कम होने से लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक रिस्क रहता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने से कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो एक ऐसा डाइसी सा स्टेज हो जाती है कि हम ग्रोथ को देखें या हम इंटरेस्ट रेट को देखें। लेकिन सरकार के सामने एक मजबूरी और भी है कि इंसिडेंटली इस साल के अंदर जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो करीब 1.5% के आसपास कम हो गया है, और सरकार ने विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा हुआ है 2047 के अंदर। अगर $30 ट्रिलियन की आपको इकोनॉमी बनानी है तो एक एस्टिमेट ये कहता है कि आपको 20 साल तक लगातार 9.5% के आसपास आपका जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए, जो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर इम्पॉसिबल सा लगने लगा है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट इसके ऊपर ड्रास्टिकली काम करें। अभी मैं कुछ IMF वगैरह की स्टडीज को देख रहा था, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को 3 सेक्टर्स के अंदर काम करना पड़ेगा। पहला, उन्हें इंफ्रा की जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग है, कैपेक्स के चार्जेस जो हैं उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप बजट को ध्यान से अगर पढ़ें तो उसके माइन्यूट जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ ऑलमोस्ट 65 to 70% के आसपास चला जाता है। तो ये आप समझ लीजिए ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट का है और बाकी चीजों के ऊपर है जिससे आपको कोई एसेट नहीं बन रही है। कैपेक्स जो है वो गवर्नमेंट का बहुत कम मात्रा के अंदर जो है वो लगातार रहता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर आपको कैपेक्स को बढ़ाएंगे तो कैपेक्स से एसेट क्रिएशन होती है, जिससे कि आपकी इनकम के नए सोर्सेज बनते हैं। तो सरकार को इस तरफ भी काम करना पड़ेगा। एक, सरकार को काम करना पड़ेगा कि अपनी कमर कसना, कि अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी का जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर के ऊपर उन्हें कहीं ना कहीं 10 से लेके 15% का कट जो है वो लाना पड़ेगा। हो सकता है इस बजट के अंदर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट्स, ऐसे मेजर्स की जो है शायद सरकार करे कि जिससे
एक ऐसा मैसेज जाए कि सरकार एक सीरियस मोड के अंदर है, जो चाहती है कि इकोनॉमी की बेहतरी हो और फंड्स की सेविंग सरकार की तरफ से ही आनी चाहिए। चलिए, बेहतरी की उम्मीद जो है वो सीएसआर भी बता रहे हैं संजय गुप्ता जी, और उम्मीद की जा रही है कि जो भी बजट आएगा वो आम इंसान की पहुंच तक होगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। वहीं पटना के लोग बजट को लेकर क्या चाहते हैं जानने का हमने प्रयास किया। कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन। आम बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और खासकर बिहार में जहां डबल इंजन की सरकार है, चुनावी साल है, जाहिर है लोगों के अंदर कई आकांक्षाएं, कई उम्मीदें हैं, और जानना यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता और खासकर जो टैक्स पेई है वो किस तरीके से इस बार के बजट से उम्मीदें लगा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार की राजधानी पटना में, ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी राय रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता क्या सोचती है। आम लोगों के बजट के लिए बजट है तो आम लोग क्या सोचते हैं। क्या हम अगर टैक्स की बात करें, सबसे पहली बात जो सबके किचन से लेकर और गाड़ी तक का संबंध है, आपके जीवनचर्या में जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। आप मानते हैं कि टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी तो इसका फायदा होगा? जी बेशक होगा। क्या चाहता है? सभी जनता के लिए टैक्स एक ऐसा चीज़ है कि सभी के लिए राहत और एक आर्थिक स्थिति भी बोझ पड़ती है वो ख़त्म होगी। वो उसमें एक सरकार को उदार व्यवस्था लानी चाहिए, और टैक्स जितना कम हो सके जनता को बीच में बोझ को कम करना चाहिए। क्या टैक्स स्लैब जो होता है उसमें भी होना चाहिए, टैक्स स्लैब बढ़े? बिल्कुल 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 बढ़नी चाहिए। अभी जो 7 लाख का है वो क्या उससे ऊपर? बिल्कुल 10 लाख का कर देनी चाहिए। 10 इससे क्या फायदा क्या होता है? अगर इसमें टैक्स में राहत आपको मिलती है तो क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, एक आम आदमी के जीवन में प्रभाव पड़ता है? जरूर पड़ता है। किस तरह का प्रभाव? और थोड़ा पैसा बचता है तो उसको माने लोग सेविंग में रखता है। अभी सेविंग में नहीं है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि 8 लेन के जगह पर 6वें लेन में हम लोग खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा टैक्सवा के इधर राहत दे दीजिए। यानी विकास कीजिए, विकास के पथ पे रहिए, लेकिन आम लोगों के भी विकास पर ध्यान दीजिए, ये मकसद है। देखिए, सरकार का तो काम है ना कि जनता का पहले ओपिनियन समझे और उसके बाद ही उस पर पहल करे। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए, और बहुत सारे चीज़ों में ऐसा है कि टैक्स ज़्यादा भी लगाया गया, उससे भी परेशानी है आदमी को। अब हमारा अब कह रहे हैं कि इंश्योरेंस में भी टैक्स लगाते हैं। आदमी अपने सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाता है, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। ये इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा लगता है कि इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको कम कीजिए। लोग से भी एक राय लेने की ज़रूरत थी पहले इस पर। एकदम राय लेना ही चाहिए ना। सरकार का काम तो है ना कि जनता के लिए आप आए हैं तो जनता की बात तो सुनना ही पड़ेगा। अब रही बात कि अभी स्कूल व्यवस्था में जा रहे हैं, उनका जीएसटी ज़्यादा है। जीएसटी लेने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारा शिक्षा ठीक नहीं होगा तो सब चीज़ बेहतर नहीं होगा। आप एक तरफ में चले हैं देश को सुधारने के लिए, दूसरी तरफ में शिक्षा पर इसका जो टैक्स स्लैब बढ़ाए हुए हैं, खादान पर बढ़ाए हुए हैं, जो हम लोग खाते हैं उस पर बढ़ा हुआ है। 5 लाख के जगह पर 10 लाख का टैक्स लोग को। जो आप ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त जो बोझ है उस पर कमी होनी चाहिए, आप मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है? एक आम आदमी के घर का किचन और वो गाड़ियों पे चलता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो ज़रूरी है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। काम आदमी जी, टैक्स 10 लाख तक फ्री करना चाहिए। और दूसरा है कि इस देश का मूल जो रूप है वो लड़का होता है, जो पढ़ता है लड़का, तो पेन पेपर और खाने पीने के चीज़ों में टैक्स कम करनी चाहिए, क्योंकि जो लड़का पढ़ेगा वही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए कलम और कॉपी पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उस पर टैक्स 1 भी रुपया नहीं लगना चाहिए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए।